So, hello everyone, myself Divyanand Tripathi, and today we have Mr. Satyaprakash Shukla sir with us. His journey is so much interesting. He has first completed his BTech in civil engineering in 2018. After that, he did a consultancy job for 1 year. After that, he qualified MTech. He qualified GATE and went for MTech in environmental engineering. After that, he worked as a sub engineer for 6 months, and then after he qualified MPPSC and currently working as a sub divisional officer in water resources department. So I welcome you sir on an I10 blogger. थैंक यू। So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये कि इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के पीछे क्या रीजन थे? पहले आपने बीटेक किया, फिर आपने गेट की प्रिपरेशन की, आपने एमटेक किया, उसके डिप्लोमा बाद भी किया एमबीबीएस। एक्चुअली। अच्छा हाँ। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 2012 से 2015 तक। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने के पीछे रीजन क्या था? एक बेसिक रीजन था कि जो एजुकेशन का था, हम जब 10th किए तो हमें ये था कि आफ्टर 10th अपॉर्चुनिटी एक मिल रही थी हमको कि अपन टेक्निकल हो सकते हैं। जब टेक्निकल हो जाता है कोई तो उसको जल्दी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हमने वहीं से सोचा था कि हम 11th-12th में समय ना जाया करके हम डिप्लोमा कर लेते हैं। तो आफ्टर 10th हमने पीपीटी के थ्रू पॉलिटेक्निक में इंदौर में एडमिशन लिया। और सिविल इंजीनियरिंग अपनी चॉइस थी कि हमें सिविल इंजीनियरिंग में ही करना है। और वैष्णव कॉलेज हमारा प्रेफरेंस था, वो हमें फर्स्ट प्रेफरेंस ही आज तक वैसे जो भी हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस से चॉइस रही हमें वही मिला है। तो वहां से हमने डिप्लोमा किया 2012 से 2015 तक। देन जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली थी, जैसे मैंने बताया कि मेरा ये था कि मुझे यदि अपन टेक्निकल कुछ भी कर लेते हैं तो टेक्निकल हैंड हो जाते हैं, हाँ। डिप्लोमाधारी हो जाते हैं तो जल्दी जॉब मिल जाती है। हम्म। अपॉर्चुनिटीज आई थी बट पिताजी का कहना था कि नहीं, पहले आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो। तो लेटरल एंट्री के थ्रू हमने उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज से, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, उज्जैन हम्म। से हमने बीई किया। और 2018 टू 2015 से 2018 तक। और देन गेट क्वालिफाई किया और फिर एमटेक में एडमिशन लिया। और ड्यूरिंग दैट टाइम जो हमने प्रिपरेशन की गवर्नमेंट जॉब ओरिएंटेशन पे, तो हम्म। वही हमारा मतलब अभी तक का सपोर्ट बना। और सेल्फ स्टडी थी जॉब प्रिपरेशन का मोड। हम्म। तो जैसा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपके पास अदर ऑप्शंस थे, जैसे ईएससी हो गया, या फिर आप गेट क्वालिफाई करके अच्छे मार्क्स से आप पीएससी में भी जा सकते थे। तो एमबीबीएससी चुनने के पीछे क्या रीजन था? जैसे आपने कहा कि ईएससी था, ईएससी में एक्चुअली क्या है कि कंटिन्यूअसली वैकेंसी डिक्रीज करते गए हैं और अच्छा। अभी बहुत कम वैकेंसी जाती हैं। और फिर हम्म। उस पे भी अनरिजर्व की बात करें तो दैट इज सो लेस। और इन ओवरऑल इंडिया में कंपटीशन ज्यादा ही टफ हो जाता है। और तो एक तो वो, और दूसरा रीजन ये था कि मुझे होम टाउन चाहिए, मतलब अच्छा। होम स्टेट में ही रहना था हम्म। इंडिया वाइज। क्योंकि कुछ ऐसी फैमिली नीड है कि हमें अपन स्टेट नहीं छोड़ सकते हैं। हम्म। तो इसलिए भी मैंने एमपीपीएससी को, और पीएसयू में बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है। गेट के हम्म। थ्रू जो भी रहता है तो उसमें बहुत ज्यादा कट ऑफ रहता। सो वहां पे अपना उतना स्कोर नहीं था गेट में कि जा पाए वहां पे। अच्छा। अब जैसा कि आपने सिविल इंजीनियरिंग की 2014 से 2018 के बीच में, तो आज जो भी बच्चा 2024 में सिविल इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता है तो आपको क्या लगता है क्या स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग में अभी इस टाइम? एक्चुअली सबका ओरिएंटेशन होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी हमारे दोस्त रहे हैं जिनको सिर्फ एक जैसे कोई बीए बीएससी कर लेता है वो वैसे भी डिग्री लेने जाते हैं। बट जो इन रियलिटी में या जो हर उनके दिल से चाह रहे हैं कि उनको इंजीनियरिंग में कुछ करना है, तो बहुत सा स्कोप है। और हमारे पास तो आज की डेट में यदि कहें तो टेक्निकल, एक गुड टेक्निकल होना या गुड अच्छा इंजीनियर की जरूरत बहुत ज्यादा है। और उसके स्कोप भी बहुत ज्यादा है। हर जगह पे हर नीडेड है। और यदि बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो फ्रॉम आवर हाउस होल्ड टू टेक्नोलॉजी के टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे हम ही लोग होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मैटर में। तो काफी जरूरत है। और बहुत जगह अपॉर्चुनिटीज हैं और रास्ते भी गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में ओपन है जहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि हर एक मतलब कि जो 12th मैथ से कर रहा है तो ऑलमोस्ट 60-70% बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। तो कहीं आपको ऐसा भी तो नहीं लगता कि मतलब इंजीनियरिंग ओवररेटेड है इंडिया में? कह सकते हैं बट ये कहना कि जो मैथ करते हैं उनको
इंजीनियरिंग ही करना होता है, ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ सोच रखनी चाहिए कि मेरी मैथ ले रहे हैं तो हमें इंजीनियरिंग ही करनी है, अदर ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, बहुत से ऑप्शंस है। मैंने एक हाँ। बुकलेट देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि आपने यदि 12th मैथ से की है तो आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। तो आप उस चीज को यदि खुद को बाइंड ना करें या खुद को बॉन्डेड ना करें कि हमें सिर्फ इतने में ही रहना है, तो आपके पास अदर ऑप्शंस भी हैं। आपके एज पर इंटरेस्ट, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मेरे नजरिए से मुझे लगता है कि यदि किसी भी स्टूडेंट को यदि चूज करना चाहिए करियर को लेकर के, उसको खुद का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट कहाँ पे है। क्योंकि यदि हम अपने इंटरेस्ट पे काम करते हैं तो एक हमारे पास खुद से अपने एंड से रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है कि इसे हमने चूज किया और हमें इसे कंप्लीट करना है। यदि कोई हमें यदि कोई चीज दे देता है या बोल देता है कि आपको ऐसे करना है तो हम उस पे एक्सक्यूजेस देखते हैं। बट हम्म, जब हमारा खुद का अपना होता है तो हम उस पे एफर्ट लगाते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। हर हाल में उस चीज को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वो एक आपका होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। आपके पास अदर ऑप्शंस भी है, आप बीएससी भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आप बीए भी कर सकते हैं। आप मैथ्स हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप बीए नहीं कर सकते, सही बात। तो वहां पे भी है। नाउअडेज जो हमारी सोसाइटी में एक छवि बनी है, जैसे कि इंजीनियर एक रिस्पेक्टेबल जॉब तो होता ही है, साथ ही साथ मनी भी अच्छा मिलता है इसमें, जो कि काफी सारे बच्चों को मोटिवेशन भी होता है। तो इस वजह से नहीं, काफी सारे अब बच्चे, ये चीजें सोच। हाँ, कि मतलब जी, इंजीनियरिंग में उनको मतलब इंजीनियरिंग का ई भी नहीं पता होता, लेकिन वो इंजीनियरिंग के लिए चले जाते अब ये चीजें हमें सोच यदि हम ये रखेंगे तो फिर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, या हमें जो एक डेवलप्ड इंडिया बनाना है, विकसित भारत, तो वो तो फिर नहीं होगा। आप यदि इस तरीके से सोच रखेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग एक तरीके से सेवा भी होती है। आप यदि ये सोच के रखेंगे कि सिर्फ मनी माइंडेड बन के आएंगे तो आपको बिजनेस करना चाहिए। हैं। आपको दूसरे ऑप्शंस देखना चाहिए। इंजीनियरिंग कोई ऐसा तो है नहीं कि बैंक है आप यहाँ पे आओ और कुछ काला धन निकालो और। सही बात। अच्छा, आपको इंजीनियरिंग ने क्या सिखाया बेसिकली, मतलब कोई एक स्पेशल चीज जो आपने इंजीनियरिंग से सीखी हो? इंजीनियरिंग से यदि मैं कहूँ तो एक चीज सीखी है कि हम जल्दी गिव अप नहीं करते हैं। और यदि हमारा अपना डिसीजन है तो यदि हमें लगता है कि थोड़ा सा मतलब 19-20 भी है तो हम उसको पूरा ही 20 कंप्लीट करते हैं। सही बात। मतलब गिव अप तो हमने सीखा ही नहीं है। हम्म। अच्छा, जैसा कि आपने जॉब के साथ साथ ही प्रिपरेशन करी होगी आपने एमबीबीएस की। हाँ, मैंने जॉब के साथ भी, हाँ डेफिनेटली मैंने जब मैं 2018 से जॉब करने चला गया था तो वहां पे मैंने गेट के एग्जाम्स दिए थे और दे रहा था। और अभी जब ये एमई करने गया, मास्टर इन इंजीनियरिंग इन्वायरमेंटल में मैंने की है, तो उसके साथ भी मैंने तैयारी की। और उसके बाद जब मैं अभी एक 10 मंथ के टेन्योर में एक प्रिंस सीमेंट कंपनी लिमिटेड सतना में है, तो उस पे मैं जब जॉब कर रहा था तब भी मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो आपने और जब जॉब, इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो, जी, हाँ हाँ जी जी जी, बोलिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन तो अभी तक भी मेरी चल रही थी। इनफैक्ट अभी इलेक्शन में ड्यूटी थी, जो सब इंजीनियर मैंने ज्वाइन कर ली है जल संसाधन में ही, तो मेरी जॉब चल रही थी और उसमें इलेक्शन ड्यूटी थी। तो वहां पे भी मेरी जो शिफ्ट होती थी उस पे भी मैं बैठ के अपना मतलब यदि जो समय मिलता था वहां पे, एक ग्राम पंचायत थी, बहुत छोटा गांव था, बॉर्डर लगता था दो डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे एक चेक नाका बना हुआ था। हम्म। तो वहां पे हम रहते भी थे क्योंकि हमारा हेडक्वार्टर से तकरीबन 60-65 किलोमीटर दूर हो जाता था, तो रूम आ पाना वापस कटनी में फिजिबल नहीं था। तो वहां पे भी हम्म। रह के हमने प्रिपरेशन की कंटिन्यूसली। तो आपने ऐसे जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन करी, तो आपने उस ड्यूरिंग में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें एक जो सबसे इसेंशियल एलिमेंट होता है टाइम मैनेजमेंट, जो कि काफी सारे बच्चे नहीं कर पाते और उसी के कारण उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आपने कैसे किया टाइम मैनेजमेंट? और टाइम मैनेज करना तो ये जब तक एक्चुअली एक मेरे साथ जब मैं जॉब जॉब में प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मैंने एक सर थे मेरे साथ, मेरे सीनियर थे, तो मैंने उनसे समझा। तो टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है आपके पास। 8 घंटे के बाद यदि आप जॉब कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका 9 या 10 घंटे आना जाना इंक्लूडिंग आपका जो भी है आप, उसके अलावा बाकी आपके पास 14 घंटे हैं। हम्म। और यदि आप उस 14 घंटे को यूटिलाइज करोगे तो आपके पास बहुत समय है। यदि आप हम्म। उसको यदि माइंड में नहीं रखते हैं तो फिर हम्म। आपके पास समय नहीं है। तो मैंने एक ही चीज सोची थी कि अभी जब तक मेरा जो मुझे जहां पहुंचना है, जब तक मैं नहीं पहुंच पाता हूँ तो सारी चीजों को अवॉइड करो। और सिर्फ जैसे ही मैं जॉब से आता, चेंज करता और चाय पीता, उसके बाद मैं फिर से बैठ जाता अगेन से कि मैंने अब
अगेन से शुरू करो। और जहां से अपन ने मॉर्निंग में छोड़ा होता था, इवनिंग में फिर वहीं से स्टार्ट कर देते। तो ऐसे मैंने मतलब ये रहता था कि आपको टाइम निकालना है, अब उसमें सब्जेक्ट वाइज वो सब चीजें शेड्यूल करना, प्लान करना, स्टडी प्लान होना, वो सब चीजें एक बेसिक पार्ट होता है। बट जैसे कहते हैं कि जॉब के साथ टाइम मैनेजमेंट करना तो कोई टफ नहीं है, बट आप खुद को अदर जगह पे यदि इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो। क्या तो आपने कभी टाइम टेबल बना के पढ़ाई की है, या फिर बस ऐसे ही मतलब टास्क बनाते थे, या टास्क के हिसाब से? टाइम टेबल यदि बात करें तो जैसे आप यदि कहें, टाइम टेबल तो घंटे के हिसाब से नहीं बनता था। टाइम टेबल मेरा ऐसा रहता था कि जैसे कोई अपन ने पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठाए हैं, तो 2 से 3 घंटे का, या 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम मैं 4 सब्जेक्ट एक दिन में चला सकता हूँ। लाइक मेरी मॉर्निंग में उठने की हैबिट है 5 to 6 5 से 6 बजे के बीच में मैं उठ जाता हूँ। तो मेरे पास 2 से 3 घंटे, 4 घंटे सुबह होते हैं और 3 से 4 घंटे शाम को होते हैं। तो आप कंटिन्यूअसली एक सब्जेक्ट को मैं नहीं कर पाता था, तो मैं 2 सब्जेक्ट मॉर्निंग में, 2 सब्जेक्ट इवनिंग में, यदि मेरे को ज्यादा फास्ट अप में रखना है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हम बैठे हैं पढ़ने, सेटअप बनाए हैं, तो 15-20 मिनट तो उसमें लग जाता, माइंड सेट उस टॉपिक में खुद को इन्वॉल्व करने में। अब हम जब इसमें इंडल्ज होते हैं, फिर उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक वो, यदि आप अगले घंटे चेंज कर रहे हो, तो 15 से 20 मिनट में जब माइंड सेटअप बना, स्टार्ट किए, फिर आप दूसरा उठा लोगे तो कोई सेंस नहीं बनता। तो 2 से 3 घंटे का शेड्यूल आप 2 घंटे तो भी एटलीस्ट में मिनिमम देता था। और टाइम टेबल के बिना तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, तो अभी आपका अब आगे का क्या प्लान है? मतलब अब एमपीपीएससी में ही रुकना है, या फिर आगे यूपीएससी वगैरह, और या फिर कुछ दूसरे एग्जाम्स एक्सप्लोर करने हैं? मेरे लिए यही है, यहाँ तक था। हम्म। टेक्निकल में जहाँ तक हम्म। मुझे पहुंचना, क्योंकि ईएससी में अब जैसे यूपीएससी है, हम्म। तो ईएससी, अभी मैं वहाँ पे, क्योंकि मुझे एमपी में ही रहना है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे ट्राई करना चाहिए। और रहा एडमिनिस्ट्रेशन का या यूपीएससी का, तो लगता है कि थोड़ा सा समय देना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए। कंटिन्यूसली 10 से 12 साल हो गए टेक्निकल में। अच्छा, जो बच्चे अभी एमपीपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए आपके क्या सजेशन रहेंगे? मतलब उनको अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग में क्या क्या चीजें जरूर से फॉलो करनी चाहिए, ताकि उनका एग्जाम निकल जाए? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है, फर्स्ट थिंग। कि हमें मतलब मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा लोग डाइवर्स हो जाते हैं बहुत चीजों को, मतलब ये भी सारे एग्जाम्स टचअप करते हैं। तो आप तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी एग्जाम करना है और क्या करना है। हम्म। लाइक मैंने आज तक मैं अपने अभी तक के उसमें मैंने नॉन टेक कोई भी फॉर्म नहीं भरे। हम्म। एक दो भरे भी थे बाय डिफॉल्ट, तो फिर हमने उनके पेपर भी नहीं दिए। तो मुझे ये था कि मुझे टेक्निकल में ही रहना है, टेक्निकल के बाहर नहीं जाना। हम्म। और उस पे भी सेलेक्टिव हो जाना। लाइक यदि हमें दे रहे हैं तो एसएससी यदि देना है या पीएससी देना है, तो आप उसके प्रति हो जाओ। हम्म। अदर चीजों से आप हट जाओ कि मैंने कोई यदि प्राइवेट फर्म का है या गवर्नमेंट का है या पीएसयू का आ रहा है, तो आप उसकी भी तैयारी कर रहे हो, आप खुद को डाइवर्ट कर रहे हो। क्योंकि हर जगह थोड़े थोड़े चेंजेस होते हैं, हम्म। ज्यादा तो नहीं होते, मेजरली नहीं कहेंगे कि पूरा एकदम से उलट। मैंने इंजीनियरिंग तो 15 सब्जेक्ट हैं वही आने हैं, और नॉन टेक का यदि कुछ पोर्शन है तो वो उसी पे रहेगा। बट फिर भी मतलब खुद को कांस्टेंट करना। लाइक मेरे 2-3 टारगेट होते थे कि यदि एमपीपीएससी, व्यापम, एसएससी, एसएससी अब इनफैक्ट अभी मैंने लास्ट टाइम भी एसएससी प्रीमेंस दोनों दिया है, और दो अच्छा। बार 3 बार से मेंस तक जा रहा हूँ। हम्म। तो मेरा यही था कि एसएससी, एमपीपीएससी और व्यापम, इससे ज्यादा मुझे नहीं जाना है कहीं भी, खुद को मतलब ज्यादा इवॉल्व नहीं करना है। हम्म। और मुझे अपने फील्ड में ही रहना है। तो आप यदि करना चाहते हो टेक्निकल में ही, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है या कोई आप सर्विस चाहते हो, तो आपको पहले खुद को पंक्चुएट करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे रुकना है। एक लाइन खींचनी पड़ेगी कि इसके बाहर नहीं जाना और इससे आगे नहीं जाना। और हम्म। देन आप उसमें डेडिकेशन दिखाइए। 3 चीजें तो बेसिकल इंपॉर्टेंट है। लाइक डेडिकेशन होना चाहिए, दूसरी चीज रेगुलरिटी होनी चाहिए, और उसमें एक चीज और, यदि थर्ड चीज मैं कहूँ तो आपको एग्जाम की डिमांड समझना चाहिए कि एग्जाम कहाँ पे क्या डिमांड कर रख रहा है, एग्जाम की क्या ओरिएंटेशन है, क्या डिमांड है, क्या कुछ नया अपडेशन है उस एग्जाम के बाबत में। तो आपको उसमें अपडेट रहना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, उसमें से एक चीज मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट रहना सबसे मुश्किल होता है। तो कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे स्टूडेंट्स को?
कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको जैसे मेरे साथ तो ये रहता था कि मैं पढ़ाई से दूर नहीं रह पाता। मतलब हम्म अभी भी अब थोड़ा-सा ब्रेक मिला है तो ठीक है, बट मेरे को ये रहता था कि मेरे को पढ़ना ही है। हम्म कहीं पे भी हूँ, 2 दिन या 3 दिन का ब्रेक हो जाए, वो इनफ होता था। हम्म उससे ज़्यादा यदि ब्रेक हुआ तो लगने लगता था कि क्या अपन कुछ गलत कर रहे हैं क्या? क्या अपन रास्ता हम्म भटक गए हैं क्या? तो हम्म कंसिस्टेंट होना तो वही है, जब आप पढ़ाई के बारे में ही सोचेंगे तो वही आप कंसिस्टेंट बन पाएँगे कि अब हमें ये करना है, इसमें आगे क्या है, या अब इस और कैसे क्या अपन ओपन कर सकते हैं, कहाँ पे क्या हम्म। बढ़ना है, कहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो वो कंसिस्टेंट होने के लिए यही है कि आप उस एग्ज़ाम को लेके डेडिकेशन होना चाहिए आपका।